श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का बुके देकर स्वागत कर रही है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी के बरेली मंडल के मुख्य सेक्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय माननीय जवाहर जी से कि वो आए बुके देकर श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मंडल संयोजक रामकुमार मौर्य जी से कि वो भी बुके देकर कल्पना मिश्रा जी का स्वागत करें। भाई हरिराम कश्यप जी श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का बुके देकर स्वागत करें। निवेदन करूंगा बरेली मंडल के मुख्य सेक्टर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राधेश्याम भारती जी से कि वो भी श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का बुके देकर स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई राजेश्वर सिंह जी से हमारे जलालाबाद के जिला पंचायत के सदस्य और बहुजन समाज पार्टी की उस विधानसभा को तैयार कर रहे आदरणीय अनिरुद्ध यादव उर्फ दीपक जी वो श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को राधा और कृष्ण जी की मूर्ति देकर सम्मानित कर रहे हैं। बहनों से निवेदन है जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। कल्पना मिश्रा जी संघर्ष करो, दीपक भैया संघर्ष करो, कल्पना मिश्रा जी संघर्ष करो, कल्पना मिश्रा जी संघर्ष करो। मैं निवेदन करना चाहूंगा विधानसभा अध्यक्ष जी से कि वो पूर्व मंत्री आदरणीय नकुल दुबे जी को बुके देकर सम्मानित करें। मैं सर्वेश चंद्र मिश्रा धामू एडवोकेट जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और बहुत ब्राह्मण समाज की चर्चित हस्ती नकुल दुबे जी जिनको उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े गौरव से जाना जाता है, लखनऊ की क्रांतिकारी धरती पर बहुजन समाज पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार मजबूत करने का काम कर रहे परम आदरणीय मंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा धांधू जी से कि वो बुके देकर सम्मानित करें माननीय मंत्री जी का। मैं धांधू जी से निवेदन करूंगा कि पूर्व मंत्री विजय मिश्रा जी को बुके देकर सम्मानित करें। ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आज अमर शहीदों की इस क्रांतिकारी धरती पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दो पंक्तियों के साथ मैं पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमारे संगठन के लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता
सारी बात जो है सम्मानित साथियों, आज अमर शहीदों की इस क्रांतिकारी धरती पर हर मीडिया चैनल के हमारे पत्रकार बंधु आए हैं। मैं इस ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ऐतिहासिक स्वागत श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का इस अमर शहीदों की धरती पर हुआ है। आज शाहजहांपुर की महिलाएं ये सिद्ध करती हैं कि आने वाली 2022 में बैंक माई मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र गोकेल जी से और हमारे नगर अध्यक्ष राशिद कुरैशी जी से कि वो भी श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सुरेंद्र गोकेल जी और नगर के अध्यक्ष छोटे भाई राशिद कुरैशी जी बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। मैं दो पंक्तियों के साथ दूल्हा बच गया, दूल्हा हमारे भानु मिश्रा एडवोकेट जी की धर्मपत्नी श्रीमती आराधना मिश्रा जी, आराधना मिश्रा जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा वो है आराधना मिश्रा जी है और वो श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को बुके देकर सम्मानित करना चाहती हैं। जो तालियां हो जाए। बीएसपी जिंदाबाद, आराधना मिश्रा कल्पना मिश्रा जिंदाबाद, आराधना मिश्रा कल्पना मिश्रा जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, हमारी शाहजहांपुर की सुरक्षित विधानसभा कुमाया को तैयार कर रहे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुरादाबाद बरेली मंडल के पूर्व में कोऑर्डिनेटर रहे आदरणीय उदयवीर सिंह जी भी हमारे बीच आ गए हैं। मैं अपने काफिले के साथ मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि वो भी कृपया नकुल द्विवेदी के पास आने की कृपा करे। हमारे माननीय मंत्री जी नकुल द्विवेदी के पास। अब मैं आराधना मिश्रा जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज के इस ब्राह्मण सभा की अध्यक्षता कर रही आज महिला की प्रधानाचार्य आदरणीय रानी त्रिपाठी जी को बुके देकर सम्मानित करेगी। आज के इस ब्राह्मण सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही आदरणीय रानी त्रिपाठी जी, रानी त्रिपाठी जी को बुके देकर सम्मानित कर रही है हमारे सर्वेश मिश्रा धामू जी की पत्नी आराधना मिश्रा जी। सम्मानित साथियों, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा दो पंक्तियां माननीय पूर्व मंत्री नकुल द्विवेदी के सम्मान में कहते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दो पंक्तियां कि सर भरोसे की तमन्ना, सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बात में कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। अभी से मैं क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। मैं बड़े आदर और सम्मान से आज के इस ब्राह्मण सम्मेलन में पधारे पूर्व मंत्री नकुल द्विवेदी को बड़े आदर और सम्मान से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि उन्होंने
हम सबको संदेश देने की कृपा करें। आप दो बार तालियां बजाएं। बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, मानव काशीराम साहब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष करो, बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष करो। बड़े आदर और सम्मान से पूर्व मंत्री निवेदन करता हूँ कि हम सबको माननीय बहन जी का संदेश बताने की कृपा करें। आदरणीय पूर्व मंत्री जी। अब आप लोग बैठ जाइए, फोटोग्राफर बंद है लाइन में। हम आइए, बच्चा बेटा तुम बैठ जाओ, कहाँ बैठो। हम लोग मंच को व्यवस्थित कर ले। जब बाई तरफ भी हमारे साथी स्थान है तो बैठे रहिए। आप भी थोड़ा दादू बैठ जाइए। सुरक्षा सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज शाहजहांपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर हम सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच में आई है, जिन्होंने एक को नहीं लगभग 20-25 साल से बहुजन समाज पार्टी के लिए रातों दिन एक करने का काम किया है। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेशा जाता है कि 2022 में किसी की सरकार बन रही है आदरणीय बहन कुमारी मायावती। मैं साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद तो हम लोगों को मिलता ही है, लेकिन पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी के पीछे अगर कोई सबसे बड़ी ताकत लगी हुई है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 23 जुलाई 2021 से लेकर के 7 सितंबर 2021 के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश में 30,000 किलोमीटर चल करके अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज के दुख और तकलीफ को जानने का कार्य किया है। आज आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय आपके बीच में आई है, माताओं बहनों के बीच में आई है, नारी शक्ति के बीच में आई है। वो क्या करने आई है? वो आज से आपका दुख दर्द बांटने आई है। शाहजहांपुर की वो बेटी जो ला कॉलेज की छात्रा है, उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई है आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। किन लोगों ने घटनाएं कराई है ये भी मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब वो समय आ रहा है कि हमारी माताओं बहनों को अपने मान सम्मान के लिए, अपने समाज के मान सम्मान के लिए, अपने घर के पुरुषों, अपने बेटों, अपने भाइयों के मान सम्मान के लिए आप सब लोगों को यह उद्गार करना है, यह ललकार करना है। आदरणीय मुख्य महोदय को यह आश्वासन दिलाना है कि बहन जी अगर आप आई है यहाँ पर, दीदी आप जो माता जी आप जो भी कहना चाहे, अगर आप यहाँ पर आई है तो हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ, मुख्य महोदय को बोलने के लिए बुला रहा हूँ, आप लोग खूब शांति से इनकी बातों को सुनिएगा। हमारे भाई लोग की तादाद में हम बैठे हुए हैं, इनकी बातों को सुन करके उनको अपने साथ लेकर के जाने का काम करिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या तमाशा किया है ये सब आप लोग को मालूम है, ये सब आप लोग की जानकारी में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए हमारे साथ साथ आप सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री कल्पना मिश्रा जी को, कृपया वो माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दें और हम सबका आह्वान करें कि 2022
सर्वजन मिटाए एवं सर्वजन सुखाए की विचारधारा को रखने वाली बहुजन समाज पार्टी और उसी की नीतियों को पर चलने वाली आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान और सुरक्षा तथा तरक्की को लेकर प्रबुद्ध महिला विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य बीएसपी की रीति और नीति के बारे में प्रचार और प्रसार करना है तथा उनके अनुसार चलना है और लोगों को जब पिछली सरकार थी उसमें बीएसपी की सरकार ने क्या उनको फायदे दिए और आगे वाली सरकार ने अगर आती है सरकार तो उसको क्या फायदा मिलने वाला है इसके लिए जागरूक करना है। यहाँ पे उपस्थित हमारे मंच में और हमारी माताएं बहनें जो सामने बैठी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी नकुल जी ने कहा कि माननीय मिश्रा जी पिछले 23 जुलाई से 75 जनपद में जाकर सर्व समाज तथा खास तौर से ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए अथक प्रयास करते रहे। उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर श्री नकुल द्विवेदी एवं अरुण द्विवेदी जी उनके साथ रहे। तो पत्नी होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके इस कार्यक्रम में सहयोग करें और उनका साथ दें। 2007 में जब सर्व समाज के सहमत से सम्मानपूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तब बहन जी का शासनकाल आप लोगों ने उनका शासनकाल भी देखा, उनका अनुशासन भी देखा, साथ साथ में आपने कानून व्यवस्था भी देखी। उस समय जो कानून व्यवस्था 2007 से 12 की थी उसमें हमारी माँ बहनें बेटियां सब बहुत महफूज थी। यहाँ तक कि अगर रात को भी उनको जाना पड़े तो वो अपना जाके काम कर सकती थी क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि हमारी बहन जी की सरकार में कोई भी बुरी नजर से हमको नहीं देख सकता है और वो अपना काम करती थी। इसके वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार में रोज हमारी बहू बेटियों और माताओं के साथ कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। हर 2 घंटे में आपको एक रेप की बलात्कार की न्यूज मिल जाएगी। सुनने में आता है कि उस लड़की का वहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ हो गया। कोई भी माता बहने ना तो अपने ऑफिस में ना घर में कहीं भी सुरक्षित नहीं। इसी प्रकार इसके पहले बीजेपी सरकार के पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने वो तो आप लोग नाम से ही जानते हैं कि गुंडाराज की सरकार कही जाती थी। उस सरकार को लोग गुंडाराज कहते थे क्योंकि उनके कार्यकर्ता जिसपे नजर पड़ गए उनके घर को हड़पने या किसी भी जहाँ के उनको हथियाने की कोशिश में लगे रहते थे। माँ बेटियां बहन भी उनकी सरकार में महफूज नहीं थी। साथ में विकास के काम के नाम पे उन्होंने क्या किया कि बहन जी के जो काम थे प्रोजेक्ट थे उनपे सिर्फ मोहर लगाने का काम किया। जैसे कि मेट्रो है, आपका एक्सप्रेस वे और यहाँ पे लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क जो कि माननीय कांशीराम के पार्क में बहुत बड़ा पार्क 250 गज में बना हुआ है। तो उसका सिर्फ आके उन्होंने क्या किया कि नाम चेंज कर दिया। आज शायद जनेश्वर मिश्रा जी जिंदा होते तो वो भी इसको अपना अपमान समझते ना कि सम्मान समझते। यहाँ तक वहाँ के जो स्टेडियम था जिसका कि माननीय बहन जी ने 2012 के अंदर ही भूमि आवंटन से लेके उसका बजट तथा डीपीआ सभी तय कर दिया था मेट्रो का और स्टेडियम का भी उसका बनाने का और उसका नाम देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने सवर्णों की नौकरियों पे रोक लगा दी। वो काम 2007 में बहन जी ने आकर वो रोक हटाई और हटा के 23 लाख नौजवानों को और महिलाओं को सबको मिला के उन्होंने रोजगार देने का काम किया। उसमें जो प्रमुख हैं 1,07,000 सफाई कर्मियों को नौकरियां दी गई, 1,70,000 सहायक अध्यापकों को नौकरियां दी गई। साथ ही साथ जो 2.5 लाख पुलिस की भर्तियां हुई हैं वो उसमें प्रमुख हैं जो कि बहन जी ने आके उसमें अपना काम किया।
आजकल जो वर्तमान सरकार है वो रोजगार देने का नहीं, छीनने का काम कर रही है। नौजवान परेशान है, बहू बेटियां सब परेशान है। उन्होंने यहाँ तक कि लड़कियों को तो छोड़िए, नौजवान भी परेशान है। उनको भी एक खास ब्राह्मण समाज के लोगों, आप लोगों को सभी को मालूम होगा, उस के नाम पे पुलिस एनकाउंटर करने के पे वहाँ हत्याएं की जा रही हैं। एक विशेष जाति के साथ घोर अत्याचार हो रहा है जो कि चरम सीमा पे है। आपने खुशी दुबे का नाम सुना होगा। खुशी दुबे जो कि शादी होके आई थी, महज 3 दिन बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया कि ये अपराधी है, और नाबालिग लड़की की जमानत 1.5 साल हो गया है, अभी तक नहीं होने दे रहे हैं। साथ में उसकी नौकरानी, जिसके पति को तो मार दिया गया, लेकिन वो 2 बच्चों के साथ जेल में रहने को मजबूर है। इस तरह की संवेदनहीन सरकार है। और तो और यहाँ पे जो लड़के लोग थे उनको भी उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। लखनऊ का ही किस्सा है, वो बेचारा अपने माँ बाप के लिए, एक यंग जवान माँ बाप को देखने, कोरोना से पीड़ित माँ बाप को देखने आया था, उसकी गाड़ी रोक के उसको ले गए और कैंट एरिया में जाके उसका एनकाउंटर कर दिया। तो इस तरह की अराजकता आजकल देश में फैली हुई है, प्रदेश में फैली हुई है। तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप लोग के बच्चे ऐसी सरकार में सुरक्षित हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं। तो इसलिए हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप बहन जी के हाथों को मजबूत करिए और उनको लाने का काम करिए कि जो 2022 में उनकी सरकार बनवाइए। हम तो ये कहते हैं कि अपराधी अगर कोई है, आप उसको पकड़िए, जेल में डालिए, नियमानुसार उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। मुकदमा चलाने के बाद अगर वो अपराधी है तो दंड वही दे देगी, न्यायालय भी सजा दे देगी। यहाँ इसी तरह जिन लोगों का एनकाउंटर हुआ है, उनके माँ बाप बहनों को कोई पूछने वाला नहीं, उनकी कोई थाने में सुनवाई नहीं हो रही है और वो लोग बिल्कुल बुरी तरह से परेशान हो गए। हाथरस का केस आपने सुना होगा, दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हालत खराब होने पे उसको एडमिट कराया गया। जब दिल्ली के अस्पताल में उसकी डेथ हो जाती है तो पुलिस के अंडर उसको लाके उसके परिजनों को दिया नहीं गया, दिखाया नहीं गया और पेट्रोल डाल के एंथेस्टी तक कर दी गई। इसी तरह के केस उन्नाव और महोबा के भी सामने आते हैं। इतनी बर्बरता पूर्वक सबको मारा जा रहा है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो महिला हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। कब कहाँ किसका मौका लग जाए वही काम किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये सरकार भय और असुरक्षा का वातावरण समाज में धर्म के नाम पे और अपराध के नाम पे पैदा कर रही है। और इतिहास गवाह है कि विकास वहीं होता है जहाँ पे अमन, शांति और आपकी सुरक्षा होती है। वर्तमान समय में आप लोग गृहिणी हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं सबसे महंगी क्या चीज है आपके लिए? आपकी रसोई, जिसमें हर सामान का दाम आसमान छू रहा है, जो कि कम आमदनी वाले लोगों से पहुंच से बाहर हो रही है। आपका गैस का सिलेंडर देखते देखते 400 से 1000 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। आपका तेल का पैकेट चौगुना हो गया है और साथ में पेट्रोल डीजल के भाव तो छोड़िए, आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज के भी दाम डबल क्या चौबल हो गए। जो 10 रुपए किलो आलू मिलता था वो आजकल 40 रुपए मिल रहा है। इसी तरह टमाटर भी। तो ये बताइए, आम जनता जो मध्यम परिवार से है या गरीब हैं, वो कैसे अपना खर्च चलाएं? और रोजगार के नाम पे बीजेपी की सरकार कहती है आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप जाके पकौड़े बेचिए, पकौड़े बनाइए, चाय बेचिए और पकौड़े बेचिए। तो वो सोचिए पढ़े लिखे नौजवानों को कैसा लग रहा होगा कि जिनसे कहा जा रहा है कि आप पढ़ लिख के आ गए हैं, तो इससे तो वो पढ़ाई ना करते तो ज्यादा अच्छा था। यही चीज बहन जी की सरकार ने, उन्होंने सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया कि हमारे देश के नौजवान, लड़कियां, महिलाएं कोई अशिक्षित ना रहें, उसके लिए उन्होंने काफी कार्यक्रम चलाए। यही नहीं,
अभी विगत कुछ दिनों से सुनाई पड़ रहा है कि 1 पैकेट तेल कहीं दिया जा रहा है, कहीं 5 किलो आटा या 5 किलो चावल। हम आप ही से पूछना चाहेंगे कि 5 किलो चावल अगर 1 या 2 बार भी दे दिया गया तो उससे आप लोगों की रोटी चल जाएगी? नहीं चल जाएगी। तो आप लोगों को क्या चाहिए? जो कि आपकी बनी आमदनी जिसमें हो वो चाहिए। तो इसलिए इस सरकार का आप ही लोग देख लीजिए, ये सब छलावा है, आपको धोखे में रख के वोट लेने का काम हो रहा है। यही नहीं, आप लोग इसमें से काफ़ी लोग टीचर होंगे जो जानते होंगे कि वित्त विहीन शिक्षक और कर्मचारी आजकल जो कि लाखों की संख्या में हमारे प्रदेश में मौजूद हैं, उनकी समस्या बहुत ही गंभीर हो रही है कि उनको कोई उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। सारी सरकारों ने, कांग्रेस ने, सपा ने और यहाँ तक कि बीजेपी की सरकार ने प्रलोभन देके कि हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे, साथ में नियमावली भी बनाएंगे, उनको बेवकूफ़ बना के वोट लेने का काम किया और ओपनली कहा आप हमको जिता के लाइए, फिर हम आपके लिए सोचेंगे। जब उन्होंने अपनी मांगे पूरी करने के लिए कहा कि आप अपने मैनिफेस्टो में दे दीजिए, तो कांग्रेस ने नहीं लिखा, फिर इसी तरह से उन्होंने भी लौटा दिया। बीजेपी की सरकार ने तो हद कर दी, संवेदनहीन सरकार हम कहेंगे। जब उन्होंने अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया, विधानसभा के सारे प्रदेश के लोग शिक्षक आके जब प्रदर्शन किया तो उनको क्या मिला? लाठियां मिली, लाठियां भाजी। तो उसमें एक शिक्षिका जो कि आत्मसम्मान से भरी हुई थी, उसने अपना उसी समय सर मुड़वाया और कहा आज मैंने बीजेपी सरकार के मुखिया का कर्मकांड कर दिया है। तो ये सुनने के बाद मुखिया ने ये जवाब भेजा कि इन लोग हैं इसी लायक, इनकी यही दुर्दशा होनी चाहिए। आप लोगों को किसी को इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो और इसके साथ ही साथ हम लोग बनारस गए थे यही मिश्रा जी की इलेक्शन मीटिंग में, तो वहाँ पर भी जो अंध विद्यालय जो एक चल रहा था इंटर कॉलेज, उसको बंद कर दिया गया। वो लोग सड़कों पे उतरने पे मजबूर हो गए। लौट के आए, नेक्स्ट डे पेपर में पढ़ रहे हैं कि उनके बालकों अंध जो छात्र छात्राएं थी उनके ऊपर पुलिस ने लाठियां भाजने का काम किया। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, इतनी संवेदनहीन सरकार तो कभी नहीं रही है जितना कि आजकल वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है। जो कहते थे देश का उत्थान करेंगे, कभी मिटने नहीं देंगे, आज उसी देश में सरकारी संपत्तियों का निजीकरण हो रहा है और अपने मित्र उद्योगपतियों के हाथ में वो लीज पे सारी संपत्तियां दी जा रही हैं। जैसे आपके LIC जिसमें आप लोगों को बहुत भरोसा रहता है, रेलवे, आपका रेलवे, LIC, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सभी चीज़ें निजीकरण के हाथों में दे दी गई हैं और लीज पे उनको देने, अब वो अपने मनमाने तरीके से उसको चलाने का काम कर रहे हैं। अभी घटना सामने आई कि मैंगलोर एयरपोर्ट पे उसका नाम बदल के खास उद्योगपति के नाम पे रख दिया गया, तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी विरोध किया, आंदोलन किया। हमें बहुत खुशी है कि उनके आंदोलन से वो नाम फिर वापस लिया गया, जो ओरिजिनल नाम था वही मैंगलोर एयरपोर्ट का नाम रखा गया। हम चाहेंगे, आप लोगों से अपील है, हम लोग भी इनकी इन नीतियों का, अगर ये जबरदस्ती तानाशाही की नीतियाँ हैं, उनका विरोध करें और आंदोलन करें, तो शायद हम लोग कहीं किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अब आंदोलन और विरोध का अपना अपना तरीका होता है। या तो आप खड़े होकर लाठियां खाइए, कहिए हम आंदोलन कर रहे हैं, या आप उस सरकार को ही पलट दीजिए, उसका बदल के जो हमारे सुचारू रूप से सरकार चलाए हम उसको क्यों नहीं लाएं। इससे अगर आप सहमत हो तो सभी लोग हाथ उठा दीजिए। इसलिए हम आपको ये सब इसीलिए बता रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है और बहन जी की सरकार में क्या क्या हुआ था। सरकारी नौकरी लोगों को विश्वास जगाती है कि हमारी हमारी बहनें या हमारी लड़की सुरक्षित रहेगी अगर हम सरकारी लड़के को ढूंढ के लाएंगे, उसका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन आप ही लोग बताइए, जब सरकारी विभाग ही नहीं है तो सरकारी नौकरियों का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इनकी नीतियों के कारण बंद होने के कगार पे आ गई हैं।
उसमें बंद होने, तो वहाँ भी रोजगार के चांस आपके खत्म हो रहे हैं। इसलिए ये केवल समाज में धर्म के नाम पर भय और असुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कि ना कि नौकरियां। किसी को कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपने रामलला के मंदिर को ही देख लीजिए, जिसका जजमेंट 2 साल पहले, अभी नवंबर में ही आया था, 2 साल पहले, अभी तक वहाँ पे ईंट पूजन हुआ है, ना भूमि पूजन हुआ है, ना नींव पूजन। अभी भी 2 साल से रामलला हमारे टेंट में ही बैठे हुए हैं। तो जब वो पूरी पावर होने के साथ सेंट्रल में और यहाँ आपके केंद्रीय में और प्रदेश में पूरी पावर के साथ हैं, लेकिन नहीं, उनको तो वोट के नाम पर धोखा, रामलला के नाम पे वो वोट मांगेंगे और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें जबकि मिश्रा जी अयोध्या गए हुए थे तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। ऐसा लग रहा था बात करने पे कि लोग समझते हैं कि बीजेपी सरकार की धरोहर अयोध्या है, वहाँ कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। नहीं जी, हमारे प्रदेश के मुखिया भी पहुँचे थे सर्वे करने कि क्या रहा, कैसा रहा। हम आपको बताना चाहेंगे, रामलला का मंदिर का बीजेपी सरकार अब ध्यान दे रही है। उससे पहले जब बहन जी की गवर्नमेंट आई थी 2007 में, तो उन्होंने अयोध्या का विकास सबसे पहले शुरू किया। उनके सीवर ट्रीटमेंट प्लान के लिए 12 करोड़ रुपए का सेंक्शन करके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, जिससे कि सरयू नदी मैली ना हो। घाटों का निर्माण किया गया। जहां आज ये दिवाली जलाते हैं, वो भी हमारे देश के कुम्हारों से दिए लेके नहीं जलाते हैं, चाइनीज दिए जलाते हैं। वहाँ पे वो घाटों का निर्माण मैन कुमारी मायावती जी ने किया था। वहाँ पे 14 कोसी परिक्रमा होती है, उसका पूरा निर्माण, चौड़ीकरण, सब सुख सुविधा का ध्यान रखना, पानी और शौचालय का सबका ध्यान रखना, उन्होंने 12 कोसी परिक्रमा को विकास किया था। साथ में इसी के साथ साथ बनारस में भी वहाँ 350 करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा, क्योंकि गंगा मैया हमारी बहुत बड़ी है, तो उनको उनकी सफाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा। और वहाँ के घाटों का एक करने का काम, सौंदर्यीकरण करने के साथ साथ आप 80 घाट में कहीं एक से चलना शुरू करिए, सारे जोड़ने का काम बहन मायावती जी ने किया था। वहाँ के हथकरघे आज भी बहन जी को याद करते हैं कि बहन जी के टाइम में उन्होंने हमको बहुत सुविधाएं दे रखी थी। अब मेरा धंधा जो है, जो बनारसी साड़ियों के नाम पे फेमस है, वो बंद होने के कगार पे आ गया है। वो कह रहे हैं हम अब प्योर सिल्क आपको नहीं दे सकते, हमको मजबूरन मिक्स करके देना पड़ रहा। वो चीज़ है ही नहीं। पहले जो बनारसी साड़ियाँ होती थी, अब वो नहीं। हथकरघे लोग बहुत परेशान हैं। इसी तरह उन्होंने कन्नौज, जो कि हमारा देश है, जहाँ हम पले बड़े हुए, वहाँ पे भी 140 करोड़ का बजट देके वहाँ पे न्यायालय नहीं था, ठीक से अदालत नहीं थी, उनका नया न्यायालय बनाया गया, जिला कारागार बनाया। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। और लड़कियों के लिए, भाई वो भी छोटा शहर है, लोग कहते हैं हम कोएड में नहीं पढ़ाएंगे, लड़का लड़की एक साथ नहीं पढ़ेंगे, तो वो प्राइवेट पढ़ने में मजबूर थी। उनके लिए डिग्री कॉलेज बना के देने का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने हर गांव में, जो कि मेरे आंखों देखा है कि जब हम 2009 में उसका सांसद का इलेक्शन था, तो हम डोर टू डोर गए, तो वहाँ देखा कि पूछा कि ये सड़कें किसने बनवाई। उन्होंने कहा बहन जी ने आते साथ सबसे पहले गांव की सड़कों का और ट्यूबवेल का और यहाँ के हैंडपंप का इंतजाम कराया। वहाँ पे भी विकास हुआ, साथ साथ बिठूर में भी विकास हुआ। ये लोग कहते हैं जय श्री राम, हम लोग कहते हैं जय सिया राम। जहाँ माता सीता जी का आखिरी में जीवन यापन हुआ, वहाँ पे उनका पूरा विकास किया गया। इसके साथ साथ वृंदावन में आप लोग जाइए तो देखिए पूरा कायाकल्प हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने जहाँ विधवा आश्रम था, उनको बिल्कुल निःशुल्क रहने के लिए और उनके खाने के पीने का इंतजाम, निःशुल्क रहना, साथ ही साथ 100 बेड हॉस्पिटल बनाया। वहाँ लोगों को दिक्कत होती थी, तो उन्होंने बस स्टॉप बनाया कि बहुत दूर जाके बस पकड़ना पड़ता था, मथुरा और उसमें बहुत डिस्टेंस था, तो फ्लाईओवर बनाया रेलवे लाइन के ऊपर। और वहाँ पे तो 84 कोस की परिक्रमा होती है। वहाँ पे ये परिक्रमा स्थल
लोगों ने कहा हम कच्चे में चलना चाहते हैं, तो पक्का कच्चा दोनों बनाया गया। साथ ही साथ उनके पानी पीने की सुविधा और बैठने के लिए बेंच, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ये हमको इसीलिए खास तौर से यार पता है क्योंकि हमारे पति जो श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, बहन जी ने इसकी जिम्मेदारी मिश्रा जी के ऊपर डाली थी और उन्होंने इसको पूरा कराने का काम किया था। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ उन्होंने वृंदावन के साथ, अब ये तो धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे बिजनेस हो सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लोग ला सकें, IT सेल आ सके, इसके लिए 6000 मेगावाट की बिजली से थी, उसको 13000 मेगावाट करने का काम किया और नोएडा का बिल्कुल कायाकल्प कर दिया, जिससे कि लोगों को, बाहर के लोगों की कंपनियों को वहाँ आके इन्वेस्ट करने में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स दिए, वहाँ पे कॉलेज दिए, डिग्री कॉलेज दिए, माननीय काशीराम योजनाएं बहुत चलाई। आपको हम बताते हुए हमको काफ़ी हर्ष हो रहा है कि बहन जी के अंदर शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है हम शिक्षा का विकास करें तो हमारे सारे विकास हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 7 मेडिकल कॉलेज दिए, 5,500 प्राइमरी स्कूल दिए, साथ ही साथ 200 डिग्री कॉलेज दिए, 200 लड़कियों के दिए और यही नहीं, पैरामेडिकल कॉलेज, साथ में उन्होंने 100 से ज़्यादा ITI कॉलेज दिए। साथ ही साथ उन्होंने इसका कॉलेज देने का काम किया जो कि आपके पैरामेडिकल के साथ साथ जो ITI के होते हैं उसमें उन्होंने सबको काम मिले, रोजगार मिले, इसका पूरा ध्यान रखा। और उन्होंने 23 जिले बनाए। अगर आप खुद सोच सकते हैं 23 जिले बनाने का मतलब कि पूरा सर्वांगीण विकास करना, उसके हिसाब से पूरा करना, और उन्होंने ये करके अपने 5 साल में दिखाया था। लखनऊ में उन्होंने वहाँ पर से घूमने की इमामबाड़ा और भूल भुलैया जगह थी, उसको बदल के चौड़ी सड़कों का निर्माण किया, स्मारक दिए, सभी को दिया। साथ ही साथ उन्होंने विश्व स्तरीय विकलांग यूनिवर्सिटी, जो कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग यूनिवर्सिटी है, जो कि विश्व में ऐसी कहीं यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें कि 50% लोग जनरल कैटेगरी के हैं और 50% लोग वहाँ पर विकलांग लोग पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने KVC में हिमानी बुंदेला को अगर देखा है तो उसने खुद अपने आप बताया कि हमको कितनी हेल्प मिलती है जो 50% है। बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, उसको तो क्लास 11वीं में आंखें चली गई एक्सीडेंट में, उसके बाद वो बहुत परेशान हो गई थी। जब उसको ये पता लगा कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है तो उसने उसे टॉप किया आकर। यही नहीं, लड़कियों के लिए उन्होंने एक RML जो नेशनल कॉलेज वहाँ पे उसका ऑडिटोरियम बनाया जो कि एशिया में सबसे बड़ा है, जहाँ 1000 की स्ट्रेंथ के लोग बैठ सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने 2009 15 जनवरी को अपनी लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए कि जिससे भ्रूण हत्या ना की जाए, लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, तो एक मुश्त जब वो लड़की 18 साल की होगी तो एक मुश्त 1 लाख रुपए उसको मिलेगा। उसकी पूरी व्यवस्था की गई। गरीब सवर्णों को भी भूमि आवंटन दिया गया। साथ ही साथ जो आश्रित बेटी और माँ है, अगर उनके पिता की डेथ हो जाती है तो उसमें प्रॉपर्टी में और कृषि भूमि में सभी में उनको अधिकार मिले, इसका भी ध्यान रखा गया और कानून बनाया गया था। सरकारी सवर्णों की सरकारी नौकरियों पे रोक लगी थी, उसको हटाया, और जो 2007 में संविदा पे काम कर रहे थे उनको रेगुलर करने का काम किया। साथ ही साथ जो सरकारी वकील थे उनकी भी फीस को दोगुना करने का काम उस समय किया गया था। लखनऊ में 80 महिला पंचायत प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए उन्होंने 2.19 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावास का निर्माण किया, जिससे उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। ग्रामीण महिलाओं के लिए 24.17 करोड़ रुपए की लागत से 2500 महिला शौचालय बनाए गए का निर्माण किया गया। साथ ही साथ चाहे वो लड़कियों का कॉलेज हो चाहे लड़कों का,
सभी स्कूलों में और सभी कॉलेज में शौचालय बनाने का काम उस समय किया गया था। मान्यवर कांचीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश की जैसे आरपी सिंह, पीयूष गोयल, तन्मय श्रीवास्तव, अब्दुल्ला आद को जो अवार्ड दिए गए, उसके साथ साथ कुमारी बहन मायावती जी ने चीन में आयोजित एशियन गेम 2010 में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी में श्रीमती सुधा सिंह और सुकन्या मिश्रा को भी एथलेटिक्स का पुरस्कार से नवाजने का काम कुमारी बहन मायावती जी ने किया था। जिला स्तरीय पुरुष महिलाओं चिकित्सालयों में और सामुदायिक केंद्रों पर 24 घंटे उनका उपलब्ध हो सके, सेवाएं उपलब्ध हो सके, उसके लिए उन्होंने टीम बनाई और साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे 3 स्टाफ नर्सों का तैनाती की गई। आंगनबाड़ी महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो इसलिए उनके लिए आने जाने की असुविधा न, उनके लिए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। साथ ही साथ सड़क और पुलिया का निर्माण किया गया। मथुरा वृंदावन में हम आपको बता ही चुके हैं कि जो आश्रित महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, उनके लिए पूरा ध्यान रखा गया था। साथ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बहन मायावती जी ने अपने शासनकाल में शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क भूमि प्राप्त कराई थी, जिससे कि वो लोग रोजगार कर सकें और नक्सलवाद का खात्मा हो सके। उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ऐसे करोड़ों गरीब पात्र लोग हैं जिन्हें अभी तक अंत्योदय एवं बीपीएल कार्ड धारकों को दी जाने वाली खाद्यान्न योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाओं का लाभ मुहैया नहीं हो पा रहा था। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना बनाई, जिसका शुभारंभ 15 जनवरी 2010 में हुआ। इस योजना में चयनित परिवारों की महिला मुखिया को 400 रुपये प्रति माह की दर से एक मुश्त 2400 रुपये की एक किस्त उनके खाते में देने का प्रबंध किया गया, ताकि गरीब गृहिणियों को परिवार में भूख से मुक्ति व आत्मसम्मान की रक्षा में उन्हें सहायता मिल सके। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि एवं विद्यालय आने जाने के लिए साइकिलों को देना और 11 उत्तीर्ण छात्राओं को 12 में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपये की द्वितीय किस्त देने का इंतजाम किया गया था। इसमें लाखों में छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, बालिकों के सापेक्ष बालिकाओं के घटते अनुपात, भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दिनांक 15 जनवरी 2009 से ये योजना आरंभ की गई। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिका का जन्म होने पर एक मुश्त 18 साल की होने पर एक मुश्त 1 लाख रुपए देने का भी प्रबंध किया गया था। गन्ना विकास के नियमों को संशोधन करके उस समय फसलों का जो भी दाम था उसको दुगना करने का काम माननीय बहन जी ने किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि 17 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय करते हुए 10-11 लाख मानव दिवस यानी डेली वेजेस रोजगार सृजित किए और उसमें अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु 6,000 लाख मानव दिवस और महिलाओं हेतु 2,000 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया, जो कि जिसको हम डेली वेजेस कह सकते हैं। डेली नौकरी करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया गया था। प्रदेश में लखनऊ में गरीबी रेखा के नीचे लखनऊ में भी शौचालयों का कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। साथ ही साथ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा विभाग में भी सावित्रीबाई फुले बालिका कल्याण योजना आरंभ कर 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में 10,000 और 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई। महंगाई की मार जो आप लोग देख ही रहे हैं,
आपने देखा कि कोरोना काल में कितने लोगों के घर से उनके परिवारजन और आत्मजन लोग चले गए। उनका हम आपसे कहना चाहेंगे कि पहली लहर जो आई थी वो तो अप्रत्याशित थी, लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब दूसरी लहर आने का आशंका थी, लेकिन इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने कोई उचित इंतजाम नहीं किया। ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मर गए, प्रदेश में ही जाने कितने लोग मर गए और बाकी देश की तो हम बात क्या करें। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी कि लोगों कोई उचित इंतजाम न होने के कारण जो महंगाई के लोग, एक तो उनके रोजगार खत्म हो गए, धंधे चौपट हो गए, ऊपर से इतनी महंगाई बढ़ गई, वो उसकी डबल मार खा रहे हैं। कोरोना के टाइम में भी उनका ध्यान नहीं रखा गया। बहन जी ने अपने उसमें शासनकाल में लड़कियों के लिए, जो किशोरी लड़कियां हैं, उनके लिए 12 या 13 साल के होने पे उनको आयरन की टैबलेट और साथ में फोलिक एसिड देने का मुफ्त में इंतजाम किया गया था और किशोरियों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी व्यवस्था की गई। गरीबी रेखा बीपीएल परिवार की महिलाओं को सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गर्भवती महिलाओं हेतु सौभाग्यवती सुरक्षित मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया। 2010-11 में 54 जिले के 116 निजी नर्सिंग होम में योजना संचालित है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2010 और 11 में 23.40 लाख महिलाओं को लाभ मिला है। गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित मातृत्व हेतु गर्भावस्था से ही पंजीकरण कराना, सुरक्षित प्रसव कराना, बच्चों का टीकाकरण बिल्कुल मुफ्त ये योजना की व्यवस्था की गई थी। उनको जच्चा बच्चा अभियान एवं विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे इसी साल से आरंभ किया गया। पैंतीस वर्ष की कम आयु वाली महिला जिसके पति का अगर देहांत हो जाता है, वो पुनर्विवाह करना चाहे तो उसके लिए 11,000 रुपये देने की भी व्यवस्था की गई थी। 2007-8 में 62 लाख रुपए तथा 2008-9 में 40 लाख रुपए और 9-10 में 36 लाख रुपए से 2010-11 में फरवरी में 31 लाख रुपए तक का व्यय किया गया। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने विरुद्ध कहीं कार्रवाई कराना है, रिपोर्ट दर्ज कराना है, इसकी सूचना सहजता से वो पहुंचा सकें, इसके लिए महिला थानाओं की व्यवस्था वो निर्माण किया गया। महिला थानों की स्थापना की गई और इसमें महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, जिससे कोई बात बेहिचक होके महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था, पारिवारिक परामर्श केंद्र का संचालन और प्रदेश स्तर पर महिला सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना आदि ऐसे कुछ कदम हैं जो कि महिलाओं को जो परिणाम महिलाओं के लिए जाने जाते थे। उस समय 2007 से 12 के बीच में महिला आयोग में भी महिलाओं की बहुत सुनवाई हुई और केस भी निरस्त किए गए। टालने का कोई काम बहन जी की गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। 7 सितंबर 2021 को बहन मायावती जी ने मन से अपील की है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि बहन जी का कभी मैनिफेस्टो नहीं होता है। वो जो मन से कहती हैं उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं होता है। वो वही आप उनका मैनिफेस्टो जानिए, जो वो कहती हैं उसी के घोषणा कर देती हैं, वही उनके अलग से कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करती हैं। उन्होंने अपील की कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे चलकर खासतौर ब्राह्मण के साथ अपर कास्ट और दलितों के कल्याण व हितों, मान सम्मान, सुरक्षा और तरक्की, रोजी रोटी आज का पूरा ध्यान रखा जाएगा और खास तौर से महिलाओं की रोजी रोटी और सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाएगा। किसी भी सरकार में किसानों का ध्यान नहीं रखा गया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने ही गन्ने का मूल्य दोगुना कर दिया था। अब जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी की 2022 में
सरकार आएगी तो उनकी फसल का उचित मूल्य भी दिया जाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों पे जबरन थोपे गए काले कानून हैं, बहन जी ने मन से ये ऐलान किया कि उनको वो बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। किसान अपनी फसलों को उचित मूल्य पे बेच सकेगा, अपनी फसल का वो खुद ही हकदार होगा। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर वित्त विहीन शिक्षक कर्मचारी के लिए भी तुरंत आयोग का गठन करके उनको राहत देने का काम किया जाएगा। इसी तरह बहन मायावती जी ने मन से ये भी कहा कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्कृत विद्यालयों को उचित मानदेय नहीं दे रही है तो वो बंद होने के कगार पे हैं, यानी 50% तो बंद हो ही गए, बाकी भी बंद होने के कगार पे। उन्होंने कहा 2022 में उनकी सरकार आने पर उनको उचित मानदेय दिया जाएगा और वो विद्यालय फिर से चलाए जाएंगे, उपलब्ध पुनः संचालित करने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधवाओं को पेंशन दिलाने का काम किया था। महिला सुरक्षा के लिए महिला थानों की खोलने की भी व्यवस्था की गई। उन पे भी उन्होंने कह रखा था सभी थानों में सभी जगह अगर किसी महिला की कोई फरियाद है उसको तुरंत अटेंड किया जाए, तुरंत रिपोर्ट लिखी जाए। आज बीजेपी की गवर्नमेंट में तो ये कहीं संभव है नहीं, कहीं नहीं दिखता है कि थानों में कोई किसी की सुनवाई हो रही है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके मन में कोई भ्रम हो तो वो दूर हो सके। आप सभी लोग घर से निकलें, बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के तले आप लोग इकट्ठा हों, अपनी नारी महिला शक्ति सशक्तिकरण करें और अपने साथ साथ अपने सशक्तिकरण करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, जिससे कि बहन जी के हाथ मजबूत करें। बहन जी के लिए तो करेंगी, आप अपने लोगों के लिए भी करेंगे, जिससे आपके बच्चे आप लोग सभी लोग सुरक्षित रहें और आपके देश के साथ साथ आपका भी विकास हो सके। इसलिए बहन जी के हाथ को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। बहन जी ने कभी कोई मैनिफेस्टो तो जारी किया नहीं है। अंत में आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग सभी बहन जी की ताकत बने और 2022 में उनको जिता के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। आज आपने मुख्य अतिथि महोदया के विचारों को विश्लेषण सुना। माननीय